Hello everyone, my name is Amit Kumar. This is fifth video of Fundamentals of Thermodynamics. In this video, we will discuss these topics in detail. It includes some numerical problems, ideal gas, conversion of temperature scales, work, PdV or displacement work, point and path functions. So without wasting your time, I just want to start the topic. जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने थर्मोमीटर्स देखे थे, बहुत सारे थर्मोमीटर्स और उनकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज देखी थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm at 0 degree centigrade and 4 ohm at 100 degree centigrade. Find out the temperature when resistance indicated is 7 ohm. कहने का इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस 4 ओम है। फाइंड द टेम्परेचर व्हेन द रेजिस्टेंस इंडिकेटेड इज 7 ओम। कि इसने पूछा कि टेम्परेचर क्या होगा अगर रेजिस्टेंस 7 ओम हो जाता है। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ये कहता है कि हमें यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन गिवन नहीं है। आप देख रहे हैं कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें सिर्फ कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन पे ऐसा है, इस कंडीशन पे ऐसा, और पूछ लिया गया कि इस कंडीशन पे क्या होगा। तो जब कभी भी अपने पास ऐसी सिचुएशन आएगी किसी भी थर्मोमीटर के लिए कि अपन को कोई एक्सप्रेशन गिवन नहीं होगा, तो अपन लीनियर एक्सप्रेशन अज्यूम करेंगे। वी विल ऑलवेज अज्यूम लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ आप देख रहे हैं R इज इक्वल टू A प्लस B इंटू टी। ये एक लीनियर एक्सप्रेशन अपन ने अज्यूम किया है, जहाँ R रेजिस्टेंस है, T टेम्परेचर है, A और B दो कांस्टेंट हैं। सवाल ये है कि A और B दो ही कांस्टेंट क्यों है? तीसरा भी हो सकता था मैं यहाँ प्लस C लिख देता। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमें दो कंडीशन गिवन है। इन कंडीशन को देखते हुए हमने यहाँ पे दो कांस्टेंट लिए हैं, A और B। कैसे, आइए देखते हैं सोल्व करके। जब पहली कंडीशन फॉलो करेगा तो 3 इज इक्वल टू A प्लस B इंटू टी। टेम्परेचर 0 है, A की वैल्यू 3 आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन पुट करी, 4 इज इक्वल टू A प्लस B इंटू 100। A 3 रख दिया तो यहाँ से B आ गया। A और B अपने पास आ चुके हैं, बधाई हो। R इज इक्वल टू A प्लस B इंटू टी। R 7 है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना था, A और B की वैल्यू अपने पास पहले से ही है, तो यहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन था। इससे हमें ये पता लगा कि जब कोई भी एक्सप्रेशन गिवन नहीं होगा ऐसे क्वेश्चंस में तो हमें कैसे डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। प्लेटिनम वायर इज यूज्ड एज ए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। द वायर 1 ohm and 16 ohm at ice point and steam point respectively, and 29 ohm at sulfur boiling point, 444.6 degree centigrade. Find the constant alpha and beta in the equation. देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि आइस पॉइंट जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस 11 ओम है, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 16 ओम है, और सल्फर बॉइलिंग पॉइंट 444.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे 29 ओम है। और एक्सप्रेशन इस बार इसने दिया है और अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी है। जैसा कि आप इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं, यहाँ 3 कंडीशन गिवन है। पहली आइस पॉइंट पे, दूसरी स्टीम पॉइंट पे, और तीसरी सल्फर बॉइलिंग पॉइंट पे। यहाँ 3 कंडीशन गिवन है। हमें यहाँ 2 कंडीशन दी गई थी तो 2 कांस्टेंट अज्यूम किए थे। यहाँ देखो, यहाँ 3 कांस्टेंट हैं, अल्फा, बीटा, आर नॉट। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमने ऊपर देखा है। यहाँ सिर्फ हमें एक्सप्रेशन गिवन है। ये मैंने आंसर पहले ही लिख दिया है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ कंडीशंस पुट करनी है और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। आगे अगर सॉल्यूशन की बात करें तो चलते हैं। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन इसका है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी है। जैसा कि एक्सप्रेशन गिवन है, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। 3 कंडीशन गिवन थी अपने पास कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 11 ओम है,
ये कंडीशन हमने पुट कर दी, यहाँ से आर नॉट की वैल्यू आ गई। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 16 ओम है तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई अपने पास। जब ये वाली कंडीशन है सल्फर बॉइलिंग पॉइंट पे 444.6 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 29 ओम है। अब ये देखो, जब ये कंडीशन यहाँ पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आ गई। तो देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 4.446 तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई है। तो सेकंड माइनस थर्ड, यहाँ से बीटा की वैल्यू आई और बीटा की वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे और ये तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। आइडियल गैस, व्हाट इज आइडियल गैस? A hypothetical gas whose molecules occupy negligible space and have no interactions and which consequently obeys the gas laws exactly. ऐसे assumptions हम लेते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कोई इंटरैक्शंस इनके बीच नहीं होता है और consequently obeys the gas laws exactly. और एक बड़ी बात कि कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, उसकी कंडीशन है हायर टेम्परेचर लो प्रेशर। इसको कैसे भी आप याद रख सकते हो, मेरा याद रखने का तरीका है HTLP, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। डेरिवेशन हम देखें तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/P, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, and according to Avogadro's law, volume proportional to n at constant temperature and pressure. इन सबको मिला के हमने ऐसा लिख दिया कि V proportional to 1/P into T into n। यहाँ एक कांस्टेंट हमने लिया है R और इसको इक्वल कर दिया। यहाँ से फाइनल हमारे पास रिजल्ट आया P is equal to nRT, जिसके बारे में आप पहले से परिचित हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, क्या है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट? और काफी कुछ लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन सी गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एप्लीकेबल होता है और कौन सी गैसेस के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एप्लीकेबल है। तो देखते हैं, ये देखो R इज इक्वल टू R बार बाई M। तो यहाँ पे R जो दिख रहा है, R ये वाला, ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है और R बार ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। सीधी और सिंपल सी बात है कि जब जब आइडियल गैसेस की बात होगी तो हम बात करेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, इस वाले की आइडियल गैस के लिए, और जब जब रियल गैस की बात होगी तो हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की। सपोज हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और हमें कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालना है, तो कैसे करना है? बड़ा ही इजी है। उस पर्टिकुलर गैस का मोलर मास से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। आई थिंक आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। जब भी हमें इनको कन्वर्ट करना होगा आर बार को आर में या आर को आर बार में, तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। यूनिट्स ऑफ आर, आर की यूनिट अगर देखें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, इसकी ऐसा यूनिट है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। The gas constant has the same unit as of entropy and molar heat capacity। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एंट्रोपी और मोलर हीट कैपेसिटी की भी यूनिट वही होती है जो कि हम यहाँ पे R की देख रहे हैं, जूल पर मोल केल्विन। R is equal to 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर हमें लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में R की वैल्यू चाहिए तो वो होगी 0.0821 और केल्विन मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में R इज इक्वल टू 1.98। और ये दो बातें जो हमें ध्यान रखनी है कि स्टीम शुड नेवर बी कंसिडर्ड एज आइडियल गैस अनलेस मेंशन्ड। जब तक कहा नहीं जाए स्टीम को आइडियल गैस कंसिडर नहीं करना है। जनरली ऑल द सब्सटेंसेस व्हिच नॉर्मली एग्जिस्ट एज गैसेस विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज आइडियल गैसेस। ये आप जानते ही हैं, ऐसा करेंगे हम, बिल्कुल जरूर करेंगे। टेम्परेचर स्केल्स एंड कन्वर्जन, कौन कौन से टेम्परेचर स्केल्स इन जनरल हम यूज में लेते हैं और उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं एक दूसरे में, ये देखेंगे। तो देयर आर 4 मेजर टेम्परेचर स्केल्स दैट आर यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड: फ़ारेनहाइट, सेल्सियस,
are frequently used in everyday around house measurements, while the absolute zero based Kelvin Rankine scales are commonly used in industry and the sciences. यहाँ देख रहे हैं हम फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन और रैंकाइन स्केल इन जनरल यूज करते हैं, तो हम देखेंगे इनका कन्वर्जन। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, ये बहुत ही काफ़ी अच्छी टेक्निक ट्रिक है। इससे आप बहुत जल्द विदिन 5 to 7 सेकेंड्स आप इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये स्टीम पॉइंट है और ये आइस पॉइंट है। जब जब जिस किसी स्केल की बात आएगी, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री रैंकाइन, किसी की बात भी आएगी तो हमें तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कि आइस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है और स्टीम पॉइंट पे क्या है। सपोज हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम देखते हैं, ये सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, TP टेम्परेचर जो कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरी स्केल में। हमें ये सारी वैल्यूज हम डिग्री सेंटीग्रेड के लिए लिखेंगे और ये सारी हम केल्विन के लिए लिखेंगे, क्योंकि हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। TP 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस TI इज नथिंग बट आइस पॉइंट। सो डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाई TS टेम्परेचर एट स्टीम पॉइंट माइनस TI टेम्परेचर एट आइस पॉइंट, दैट इज नथिंग बट डिफरेंस। सो ये हो गया 100। अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आया है 50/100। इधर चलते हैं, TQ जो हमें फाइंड करना है वही है हमारा TQ केल्विन में टेम्परेचर, माइनस TI इज 273 केल्विन अपॉन TS माइनस TI इज 100, डिफरेंस 373 माइनस 273, सो ये हो गया 100। फाइनली हम देखें तो हमारे पास आया है 50/100 इज इक्वल टू TQ माइनस 273/100। इस 100 से ये 100 गया काम से और बचा हमारे पास ये है 50 इज इक्वल टू TQ माइनस 273। इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का TQ इज इक्वल टू 50 प्लस 273। हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना था, जैसा कि हम करते आए हैं डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं बट 273 ऐड करते हैं, और ऐसा ही हमारे पास आया है। इससे हम किसी भी स्केल को किसी भी गिवन टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, thermodynamic work is the quantity of energy transferred from one system to another. It is generalized of the concept of mechanical work in mechanics. In the SI system of measurement, work is measured in joule. Sign convention for work. कुछ साइन कन्वेंशन है वर्क के लिए कि जब सिस्टम वर्क करेगा तो उस वर्क को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और जब जब सिस्टम पे वर्क होगा तो उसे हम नेगेटिव कंसिडर करें। अब यहाँ देखते हैं कि PdV और डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या है। ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है। यहाँ कोई भी गैस फिल है और ड्यू टू दिस गैस सम प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन दिस पिस्टन, प्रेशर लग रहा है इस पे। तो माना इनिशियल कंडीशन में ये पिस्टन, ये जो डॉट 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 लाइन दिख रही है आपको, यहाँ था, इस पे कुछ प्रेशर लग रहा है और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ds हो गया है। ओके, हमें पता चल गया कि यहाँ कोई गैस थी, इनिशियल कंडीशन में पिस्टन यहाँ पे था और फाइनल कंडीशन में वो यहाँ पहुंच गया है गैस के प्रेशर की वजह से, और डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है ds। अब यहाँ चलते हैं, ये है PV डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। चूंकि पिस्टन मूव कर रहा है तो ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम लगातार चेंज हो रहे हैं, और ये प्रोसेस जिस बात को फॉलो कर रही है वो आप इस PV डायग्राम में देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस PV डायग्राम, इनिशियल कंडीशन में प्रेशर और वॉल्यूम स्टेट 1 के अकॉर्डिंग है, जैसे कि P1 V1, और फाइनल स्टेट में जिसको 2 से डिनोट किया है वहां पे P2 V2 है। तो देखते हैं इस डिस्प्लेसमेंट वर्क की क्या कैलकुलेशन है।
आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो यहाँ हम थोड़ा सा हवा में उड़ेंगे, तो आप ध्यान रखें, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वैसे ही आपको समझा रहा हूँ। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ को हम लिख सकते हैं P इंटू ए। यहाँ से हमारे पास वर्क डन आ गया क्या, P इंटू ए इंटू डी एस। ए इंटू डी एस इज नथिंग बट dv। सो फाइनली हमारे पास आ गया वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, तो ये पीवी डायग्राम का जो एरिया है वो भी पीडीवी है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो वर्क डन चाहिए वो इस पीवी डायग्राम का एरिया होगा। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही हो कि ये डी ए पीडीवी कैसे आ गया, क्योंकि ये वेरी स्मॉल सेगमेंट है। सो हमने मान लिया ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। अगर ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी विड्थ बहुत ही कम होने के कारण ये आसपास ही दिखेंगे। सो इसे हम एक लाइन अज्यूम कर सकते हैं, और ऐसा जब करेंगे तो प्रेशर हो जाएगा कांस्टेंट और dv, जो कि इसका वॉल्यूम है। फाइनली हमारे पास dA इज इक्वल टू pdv, और हम देख चुके हैं W इज इक्वल टू ऑल्सो pdv। लिखेंगे हम इसे ऐसे कि इन द प्रोसेस 1 to 2 द वर्क डन इज W1 to 2 is equal to integration of pdv v1 to v2. pdv can be performed only on a quasi-static path। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हम भी बहुत छोटे छोटे सेगमेंट का इंटीग्रेट करके इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसका वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। सो क्लियर है कि pdv कैन बी परफॉर्म्ड ओनली फॉर ए क्वासी-स्टैटिक पाथ। अब बात करते हैं पाथ एंड पॉइंट फंक्शंस की। पाथ फंक्शंस ऐसे फंक्शन हैं जो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल इनके हैं वर्क एंड हीट। पॉइंट फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, which doesn't depend on path. Example temperature, pressure, density, mass, volume, entropy, internal energy। ये सारे के सारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। ये हमने पहले भी देखा था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये सारी की सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं कि ये पॉइंट फंक्शंस हैं, इसलिए ये पाथ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करती हैं। एक अच्छा सा पीवी डायग्राम यहाँ देख रहे हैं, इसमें एक प्रोसेस है, प्रोसेस ए, और एक प्रोसेस है, प्रोसेस बी। जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रोसेस ए और बी दोनों का इनिशियल पॉइंट 1 है और दोनों का फाइनल पॉइंट 2 है। अगर हम बात करें प्रोसेस ए के लिए कि चेंज इन वॉल्यूम dVA, चेंज इन वॉल्यूम फॉर प्रोसेस ए इज इक्वल टू 3 मीटर क्यूब। फॉर प्रोसेस बी, अगर हम बात करें प्रोसेस बी के लिए, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम उतना ही है, सेम है, क्योंकि ये अपन पहले ही देख चुके हैं कि वॉल्यूम एक पॉइंट फंक्शन है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। उसे ये मतलब नहीं है कि प्रोसेस किस पाथ से होके गुजरी है। सो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 मीटर क्यूब। और हम बात करें वर्क की, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि वर्क एक पाथ फंक्शन है। सो दोनों का पाथ अलग अलग है, तो दोनों के लिए वर्क भी अलग अलग होगा। अब हम देखें कि द डिफरेंशियल ऑफ द पाथ फंक्शंस आर ऑलवेज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। पाथ फंक्शंस के डिफरेंशियल हमेशा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। ये क्यों होते हैं, ये हम बाद में काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें कि पाथ फंक्शन के डिफरेंशियल्स हमेशा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, और पॉइंट फंक्शन के डिफरेंशियल हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। डिफरेंशियल ऑफ पॉइंट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। तो वॉल्यूम एक पॉइंट फंक्शन है, सो इसका डिफरेंशियल हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dv 1 to 2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। लेकिन वर्क एक पाथ फंक्शन है जो कि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इसलिए हम इसको ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं। इसको हम सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ del w 1 to 2 इज इक्वल टू w1 to 2। सो प्लीज गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको पसंद आता है, आपको अच्छे से समझ आता है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जैसा भी आपको फील आता है एटलीस्ट आप कमेंट जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।